हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल स्टडी फॉर जीनियस में स्वागत है। गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार की कला एवं संस्कृति के बारे में। तो बहुत कुछ आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। पूरा जैसे कि हम लोग स्थापत्य है, चित्रकला, संगीत। इसमें गाइस हम लोग संगीत भी देखेंगे, नृत्य, डांस वगैरह भी देखेंगे, पर्व, त्यौहार एवं मेले जितने भी हैं गाइस। तो टोटल का टोटल आज हम लोग इन सभी टॉपिक पे बात करेंगे। वीडियो चाहे जितना भी बड़ा बन जाए, बस आप लोगों का साथ चाहिए गाइस। आप लोग बस बने रहिएगा। और चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये आपके लिए होने वाला गाइस, अगर आपने पूरी वीडियो देख ली तो। चलिए फिर, किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन की पहचान में बौद्धिक विरासत के साथ साथ कला, पर्व, त्यौहार, मेले, उत्सव तथा लोगों के रहन सहन का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। देखिए गाइस, इसमें किसका महत्वपूर्ण स्थान होता है, किन किन चीज़ों का। देखिए, जो हम लोगों की सांस्कृतिक जीवन है गाइस, ठीक है, जो सांस्कृतिक हम लोगों का जो जीवन है, जो लोग हम लोग जी रहे हैं गाइस, उसमें बौद्धिक विरासत के साथ साथ क्या है, आपको देखिए कई तरह की कला देखने को मिलती है। तीज त्यौहार में जो आपके पर्व होते हैं, मेला, उत्सव और रहन सहन का तरीका हम लोगों को जो देखने को मिलता है, वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान हम लोगों की लाइफ में रखता है। अगला है कि कलात्मक दृष्टि से बिहार का इतिहास काफ़ी बहुआयामी तथा समृद्ध रहा है। जो बिहार का गाइस इतिहास रहा है, वो बहुत ही ज़्यादा बहुआयामी और समृद्ध रहा है। आप सभी को पता है, पूरा का पूरा मगध साम्राज्य अपना इसमें स्थापित हुआ था। अगला है कि बिहार के कला के इतिहास की अगर बात कर ली जाए गाइस, तो इतिहास में जो स्थापत्य हुई हैं, मतलब कि जो भी स्थापनाएँ हुई हैं, मूर्ति और चित्र का जो अद्भुत मिश्रण रहा है, वह आधुनिक काल में यह परंपरा जो है गाइस, संगीत हो गया, आपका नृत्य हो गया और पर्व त्यौहार जो हो गए आज के रूप में और अधिक विकसित हुआ है। तो आज हम लोग गाइस पढ़ने वाले हैं बिहार में कला के रूप जितने भी हैं, आप लोग देख रहे हैं, जैसे मेले, पर्व, त्यौहार, डांस हो गया, आपका संगीत, सिंगिंग हो गया, आर्ट हो गया गाइस, स्थापत्य हो गया। चलिए अब जानते हैं एक एक के। हमारा टॉपिक है फर्स्ट, स्थापत्य कला। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं स्थापत्य कला के बारे में गाइस। तो अगर बात कर ली जाए तो मौर्य काल के समय में क्या होता था गाइस, बिहार में कला परंपरा के स्थायी प्रांगण मौर्य काल से ही प्राप्त हो जाते हैं। और मौर्य काल के दौरान क्या हुआ कि राजप्रासाद, स्तंभ, स्तूप एवं गुफा स्थापत्य कला के प्रमुख रूप हैं गाइस, ठीक है। ये जो है हम लोगों के स्थापत्य कला के क्या प्रमुख रूप हैं। गुफा हो गया, स्तूप हो गया, स्तंभ हो गया और राजप्रासाद हो गया। चलिए अगला पॉइंट आपका है कि पटना के कुम्हार से चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रासाद के अवशेष मिले हैं, ठीक है गाइस। क्या हुआ कि पटना के जो कुम्हार लोग हैं, कुम्हार से क्या चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रासाद के अवशेष का मतलब क्या हो गया, उनका कुछ हिस्सा गाइस प्राप्त हुआ है। और यहाँ से एक विशाल वृक्ष का अवशेष मिला है गाइस। और उसमें क्या था कि जिसमें 80 स्तंभ थे। स्तंभ का मतलब क्या हो गया, पिलर। 80 पिलर थे गाइस। और ये गोलाकार स्तंभ थे। ये पिलर देखिए, जैसे आजकल क्या हो रहा है, जो चौकोर पिलर हो रहे हैं, बट ये पिलर जो था गाइस, ये कैसा गोल पिलर था, ठीक है। चलिए, गोलाकार स्तंभ में एकाश्म में पत्थर के बने हुए थे। ये सभी के सभी गाइस पत्थर के बने हुए थे। और संभवतः यह महल पत्थर के स्तंभ पर लकड़ी से निर्मित था, ठीक है। यह जो पत्थर का स्तंभ था गाइस, ये लकड़ी से निर्मित था। चलिए अगला पॉइंट आपसे क्या कहा कि अशोक ने धर्म प्रचार के लिए, आप सभी को पता है जैसे कि अशोक भी हमारे बिहार में आए थे। और जो है इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो धर्म का प्रचार प्रसार किया था गाइस, तो उसके लिए एकाश में पत्थर के स्तंभों का निर्माण करवाया था, ठीक है। एकाश में पत्थर के स्तंभों का निर्माण करवाया था। और इन स्तंभों के शीर्ष पर क्या हुआ था कि पशुओं की आकृति थी। पशुओं की आकृति थी गाइस, जो उल्टे कमल के फूल पर स्थित थे। जो इनकी आकृति थी वह उल्टे कमल के फूल के ऊपर स्थित थे, सिचुएटेड थे। अगला कि बिहार में ये स्तंभ जो हैं लौरिया, नंदनगढ़, जो पश्चिमी चंपारण में है। देखिए हम आपको बताते हैं, चंपारण 2 भागों में बटा है। पूरब वाला जो भाग है उसको हम लोग पूर्वी चंपारण कहते हैं, जो पश्चिम वाला भाग है हम लोग उसको पश्चिमी चंपारण के नाम से जानते हैं, है ना गाइस। तो इसमें क्या हुआ, जो आपका पश्चिमी चंपारण में कौन सा है गाइस, तो स्तंभ लौरिया नंदनगढ़ है। और जो लौरिया अरेराज है, ये आपका पूर्वी चंपारण में है। और जो आपका पूर्वी चंपारण में क्या है, और रामपुरवा भी है। और वैशाली में क्या है, तो बसाड़ है। इनसे प्राप्त हुए हैं अवशेष, ठीक है। अगला कि ये एकाश में स्तंभ जो हैं चुनार के धूसर बालू से निर्मित हैं। चुनार में गाइस कैसी बालू मिलती है आपको, तो धूसर बालू मिलती है, उसी से पत्थर, उसके ही पत्थर से क्या है उसमें निर्मित हैं। और इन पर सुंदरता के लिए क्या है गाइस, चमकीली पॉलिश का भी यूज़ किया जाता है, अट्रैक्शन के लिए, सुंदरता के लिए।
देखिए तब के ज़माने में भी जो है सुंदरता के लिए पॉलिश चल रहा था और आज भी चल रहा है। चलिए अगला पॉइंट आपसे कहा गया है गाइस कि आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों के लिए अशोक एवं उसके जो पौत्र दशरथ ने क्या किया, बराबर एवं नागार्जुन की पहाड़ी में गुफाओं का निर्माण कराया। गाइस देखिए क्या आपकी पहाड़ी है, बराबर की एक पहाड़ी है और नागार्जुन की भी पहाड़ी है, ठीक है। इन गुफाओं का निर्माण करवाया था और गुफाओं के भीतर भाग पर चमकीले पॉलिश का उपयोग जो है इसकी प्रमुख विशेषता है, इसकी प्रमुख क्वालिटी है। अगला पॉइंट है कि मौर्य काल के मूर्ति के अवशेष पटना एवं उसके आसपास से प्राप्त हुए हैं गाइस, और पटना से यक्ष की 2 मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। ये हल्के भूरे रंग के बालू के पत्थर से निर्मित हैं। अगला है कि पटना के जो लोहानीपुर है गाइस, पटना में क्या एक लोहानीपुर है, लोहानीपुर से क्या हुआ कि पुरुषों के नग्न रूप की 2 मूर्तियां भी प्राप्त हुई हैं। और संभवतः जो है गाइस ये अनुमान लगाया जा रहा है, एक मिनट, और संभवतः गाइस ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जो ये मूर्तियां मिली हैं, तो ये जो मूर्तियां गाइस मिली हैं संभवतः ये गाइस जैन तीर्थकारों की मूर्तियां। देखिए आपको पता है जो ये 2 भागों में डिवाइड था ना, एक श्वेतांबर और दिगंबर में, तो उन्हीं से अनुमान लगाया जा रहा है कि जो मूर्तियां ये जैन धर्म की मूर्तियां हैं। इसका निर्माण जो है गाइस वो जैन शैली में आपका कायोत्सर्ग मुद्रा में हुआ है इसका निर्माण। चलिए अगला कि पटना सिटी के दीदारगंज, देखिए दीदार जो है गाइस, दीदारगंज जो है पटना सिटी के पास में है। वहाँ क्या हुआ, वहाँ एक स्त्री की मूर्ति मिली है, वहाँ लोग दीदार करने जाते थे, तो वहाँ क्या हुआ एक स्त्री की मूर्ति मिली है जिसे यच्छी या स्त्री रत्न का नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है, यच्छी या फिर स्त्री रत्न। भूरे रंग के बालू पत्थर से बनी यह मूर्ति नारी के शारीरिक सौंदर्य को सूक्ष्म रूप से प्रदर्शित करती है। चलिए अब हम लोग गाइस पॉइंट पढ़ लेते हैं आपका पाल काल, ठीक है, जो आपका पाल वंश था, डायनेशन था गाइस, जो आपका राजवंश था पाल काल, वो हम लोग पढ़ लेते हैं। तो पाल काल के टाइम में क्या होता, पाल काल के दौरान स्थापत्य एवं मूर्ति कला रूप के अवशेष मिले थे। चलिए और पढ़ लेते हैं ओदंतपुरी गाइस। ओदंतपुरी एवं विक्रमशिला जो आपका महाविहार है, वहाँ पे पाल कला के स्थापत्य के प्रमुख उदाहरण हैं। इनका निर्माण ईंटों से किया गया है और आंगन के चारों ओर बरामदे तथा बरामदे के पीछे बिच्छुओं के निवास के लिए कमरे, इसकी क्या है प्रमुख विशेषताएं हैं गाइस, इनकी क्या है प्रमुख विशेषताएं थी। और अगला है कि गया में जो निर्मित गाइस आपको विष्णुपद मंदिर देखने को मिलता है, वह पालकालीन मंदिर स्थापत्य का अत्यंत सुंदर एग्जाम्पल है। आप लोग देख सकते हैं जो गाइस गया में विष्णुपद का मंदिर है, टेम्पल है, वह पालकालीन मंदिर का स्थापत्य का एक सुंदर सा उदाहरण है। अगला कि पाल काल में गाइस क्या हुआ था, पाल काल में जो मूर्तिकला में पत्थर एवं कांसे दोनों का यूज़ होता था। जो मूर्तिकला मतलब जो मूर्ति बनाई जाती थी तो पत्थर की भी बनाई जाती थी और साथ ही साथ कांसे की भी मूर्तियाँ बनाई जाती थी पाल वंश में। चलिए तो कांसे की मूर्ति के प्रमुख रचनाकार कौन थे, तो थीमन एवं विठपाल थे, ठीक है, कौन थे, थीमन एवं विठपाल थे। ये पाल शासक जो थे आपके धर्मपाल एवं देवपाल के समकालीन थे। कांसे से बनी ये मूर्तियाँ सांचे में ढली थीं और इसके अनेक नमूने नालंदा एवं कुकरीहार मतलब जो गया में है गाइस, यहाँ से अवशेष इनके प्राप्त हुए हैं। अगला कि जो पाल काल के पत्थर की मूर्तियाँ गाइस वो काले बैसाल्ट पत्थर से बनी हुई हैं। कैसा पत्थर है, तो काला बैसाल्ट पत्थर है और ये पत्थर जो है ये मुंगेर की पहाड़ियों से प्राप्त किए गए थे। और इन पत्थरों पर गाइस क्या हुआ था, इन पत्थरों पर बौद्ध एवं हिंदू धर्म का विशेष प्रभाव है। किसका, तो बौद्ध और हिंदू धर्म का विशेष प्रभाव देखने को मिला है। चलिए गाइस अब हम आप लोग पढ़ते हैं कि मध्यकालीन स्थापत्य क्या है। एक एक पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे, कुछ भी छोड़ने वाले नहीं है, पूरा विद डिस्कशन के साथ में, ठीक है। तुर्क काल की सबसे महत्वपूर्ण इमारत जो है गाइस वह बिहार शरीफ स्थित मलिक इब्राहिम या मलिक बया का मकबरा है। इसका निर्माण जो है वो 1353 ईस्वी में हुआ था और इस पर तुगलक शैली का प्रभाव था, तुगलक वंश का। अफगान शैली क्या था गाइस, देखिए अफगान शैली का जो सर्वश्रेष्ठ नमूना है वह गाइस शेर शाह का मकबरा है, ठीक है।
और इसका निर्माण गाइस सासाराम में हुआ था। कब हुआ था? तो ये हुआ था 1545 ईस्वी के मध्य हुआ था। और बात कर ली जाए तो झील के मध्य क्या है, जो आपका अष्टकोणीय आकार है गाइस। देखिए झील के मध्य अष्टकोणीय आकार का यह मकबरा एक चबूतरे पर बना है और जिसके चारों तरफ सीढ़ियाँ हैं गाइस। और क्या था इसकी क्वालिटी की, इसकी जो छत है, इसकी छत एक वृहद जो आपका गुंबद है गाइस, गुंबद के टाइप में थी। और इसके अतिरिक्त सासाराम में जो है हसन खां एवं इस्लाम शाह का भी मकबरा है। किसका किसका? देखिए गाइस क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि सासाराम का मकबरा कहाँ स्थित है। तो शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ पे स्थित है? तो सासाराम में है। और ये कैसी शैली है? अफ़गान शैली है। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको और किसके किसके मकबरे देखने को मिलेंगे? तो ये गाइस आपको हसन खां के एवं इस्लाम शाह का भी मकबरा आपको देखने को मिलेगा। इसका जो आकार है तो अष्टकोणीय आकार है। ठीक है, ओवरऑल पॉइंट ऑफ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन अगला पॉइंट आपसे कहा बताया गया है कि जो मुग़ल शैली थी गाइस, आपकी मुग़ल शैली की इमारत का बिहार में सबसे सुंदर उदाहरण आपको 1617 ईस्वी में देखने को मिलता है, जो निर्मित है गाइस शाह दौलत का मनेर स्थित मकबरा। ठीक, जो शाह दौलत थे उनका मनेर स्थित मकबरा है। और इसे जहांगीर के शासनकाल में बिहार के प्रांतपति किसने बनवाया था? इब्राहिम खां काकर ने बनवाया था गाइस। ठीक है, इब्राहिम खां काकर ने बनवाया था। और इसका निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ है। कैसे हुआ है? इसका भी निर्माण पत्थर से हुआ है। कैसा पत्थर है? तो लाल बलुआ, जैसे आपको रेड कलर का पत्थर देखने को मिलता है ना, वही पत्थर है। और गाइस अगर बात करी जाए तो सुंदर जालियाँ, ऊंचा चबूतरा और भव्य गुंबद इसके प्रमुख आकर्षण हैं, जो अट्रैक्ट करते हैं, चीज़ों में खूबसूरती जो जिनसे नज़र आती है। अब बात कर ली जाए यूरोपीय स्थापत्य की गाइस। ठीक है, तो यूरोपीय स्थापत्य की अगर हम लोग बात करते हैं तो गोथिक शैली में पटना जो आपका समाहरणालय है उसमें पटना कॉलेज भवन तथा बांकीपुर चर्च एवं पटना सिटी स्थित पादरी एवं की हवेली का प्रमुख उदाहरण है। इस पर हॉलैंड शैली का भी प्रभाव था गाइस। ठीक है, और अगर बात कर ली जाए नवीन यूरोपीय शैली में पटना का राजभवन हो गया, जो पटना सचिवालय गाइस, एवं उच्च न्यायालय का निर्माण भी करवाया था। उच्च न्यायालय का मतलब हाई कोर्ट का भी निर्माण करवाया था गया। गोलघर की अगर बात कर ली जाए तो गोलघर जो है वह यूरोपीय निर्माण कला के गुंबद कला का एक प्रमुख नमूना है। किसका है? तो यूरोपीय निर्माण कला के गुंबद कला का। ठीक है, चलिए और पॉइंट देख लेते हैं गाइस। तो जो आपका हिंद इस्लामी है, तो हिंद इस्लामी शैली में गाइस क्या हुआ? पटना संग्रहालय और सुल्तान पैलेस का निर्माण कराया गया। चलिए, और ये आपका पॉइंट कंप्लीट हो गया गाइस। और सेकंड हम पॉइंट अब देख लेते हैं चित्रकला से रिलेटेड। बिहार की गाइस जितनी भी चित्रकलाएँ सभी के सभी हम लोग आज देखने वाले हैं। जैसे आप लोग जानते हैं बिहार की मधुबनी पेंटिंग कितनी ज़्यादा फेमस है। तो हम मधुबनी पेंटिंग ही नहीं गाइस, जितनी भी आपकी चित्रकला है, चाहे वो थंका हो या फिर जादू पट्टिका चित्रकला हो या फिर मंजूषा हो या कोई भी हो, ठीक है, एक एक के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं गाइस। अगर सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्सों में ग्रुप में वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए, पटना कलम गाइस, ये आपकी एक चित्रकला है जिसका नाम है पटना कलम। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ गाइस? पटना कलम में क्या हुआ कि 18वीं शताब्दी में पटना में मुग़ल शैली, ब्रिटिश शैली एवं स्थानीय कला शैली के सम्मिश्रण से एक नवीन चित्रकला शैली का उद्गम हुआ। ठीक है, जिसे पटना कलम शैली का नाम दिया गया। इस कला में गाइस क्या विशेषता थी? तो इसमें यह प्रमुख विशेषता थी कि लघु चित्रों का निर्माण था। इसमें लघु का मतलब क्या हुआ? छोटे छोटे चित्रों का निर्माण इसमें था। चलिए, और क्या था गाइस? और इसमें देखिए इसका निर्माण जो है कागज़ तथा हाथी दांत पर किया जाता था। देखिए कागज़ पर एक तो किया जाता था और हाथी के दांतों पर भी इसकी चित्रकारी की जाती थी। अगला कि इसमें मुग़लों की भव्यता की जगह क्या होता था गाइस? इसमें मुग़लों की भव्यता की जगह सामान्य पर्व त्यौहार हो गए, उत्सव हो गए, जीव जंतु एवं सामान्य जीवन के चित्रों को प्रधानता दी गई थी। ठीक है, चलिए गाइस, ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी ज़िला भी है और मधुबनी वहाँ की जो पेंटिंग है बहुत ही ज़्यादा फेमस है बिहार की। तो ये गाइस मिथिला क्षेत्र की महिलाओं के द्वारा इस कला के रूप में प्रचलित किया गया। ठीक है, महिलाएं अधिकतर इसका काम करती हैं, वहाँ की पेंटिंग बनाती हैं और इसके प्रमुख रूप से भिन्न भिन्न भित्त चित्र एवं अरिपन है गाइस।
देखिए प्राकृतिक, ये जो आपके जो गाइस बहुत अच्छा पॉइंट है, ये प्राकृतिक रंगों पर निर्भर है। जो आपके जो मधुबनी पेंटिंग गाइस देखने को मिलती है एकदम के इसमें 101% जो है नेचुरल कलर, जैसे कि वाइट बनाना हुआ तो चावल को पीस के बना दिया, ग्रीन कलर बनाना हुआ गाइस तो पत्तों को पीस के बना दिया, है ना। तो इस टाइप से रेड कलर बनाना है तो फूलों को पीस के, तो ये जितने भी कलर हैं आपके प्राकृतिक नेचुरल कलर बना के तब वो पेंटकारी की जाती है, चित्रकला की जाती है, ठीक है। तो प्राकृतिक रंगों पर निर्भर इस है। और इस चित्रकला में क्या है कि धार्मिक एवं वनस्पति चित्रों की भी प्रधानता है। धार्मिक मतलब कि आप समझ रहे हैं धार्मिक से रिलेटेड है, और वनस्पति का मतलब जीव जंतु विज्ञान से भी आपका इसकी प्रधानता है। यह बिहार की प्रमुख चित्रकला है। ओके, चलिए मंजूषा चित्रकला में क्या होता है गाइस, देखिए मंजूषा चित्रकला की यह क्वालिटी है कि यह कला जो है बिहार के भागलपुर में एक तो फेमस है और उसके आसपास भी फेमस है, जिसे अंग प्रदेश भी कहते हैं, वहाँ पे भी प्रचलित है। यह स्थानीय लोक कला है गाइस, जिसमें लोक गाथा को चित्रण के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और इसमें कहानी को क्रमिक एवं श्रृंखलाबद्ध रूप से चित्रित किया है। जो भी इसमें कहानी होती है गाइस, इसमें क्रमिक मतलब एक क्रम से, पहले ये क्रम फिर छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, एक क्रम से चीज़ें चलती हैं, वही जो श्रृंखला सीरीज वाइज चलती है, ठीक है, चित्रित किया जाता है। यह कला बिहुला विषहरी की लोक गाथा पर आधारित है। किस पे आधारित है, बहुत ही अच्छा पॉइंट है। यह कला जो है गाइस बिहुला विषहरी की लोक गाथा पर डिपेंड है, आधारित है। चलिए फिर और देख लेते हैं। देखिए आपका थंका चित्रकला है, यह गौतम बुद्ध के जीवन पर आधारित है और उनकी शिक्षाओं से भी संबंधित चित्रकला है, ठीक है। इसको हम लोग थंका चित्रकला नाम देते हैं। देखिए गाइस थंका चित्रकला जो है वही आपकी तिब्बती भाषा का शब्द है, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा हो ये थंका का क्या नाम है, तो ये तिब्बती वर्ड है, तिब्बती भाषा का शब्द है। इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है जिसे लपेटा जा सके, ठीक है, जिसको भी लपेटा जा सके गाइस वही थंका कहलाता है। जो थंका चित्रकला है यह भारतीय तिब्बती संस्कृतियों का सम्मिश्रित शैली है। ओके, चलिए अगला पॉइंट गाइस से आपको कहा गया कि जादो पट्टिका चित्रकला। जादो पट्टिका जो चित्रकला है, आर्ट है, यह संताली या संथाल जनजाति की जाति के क्षेत्र के रीति रिवाजों धार्मिक मान्यताओं पर आधारित चित्रकला है ना गाइस। और क्या है कि इसमें जनजातियों के द्वारा कपड़े पर या कागज़ पर जादो पट्टिका चित्रकारी की जाती है। तो ये गाइस बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट था आपके लिए। चलिए यही आपका जो भी इतना ज़्यादा कंप्लीट था हमने कंप्लीट कर दिया। तो अगला टॉपिक है हमारा गाइस संगीत कला, ठीक है। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं संगीत कला के बारे में, सिंगिंग जिसे हम लोग कहते हैं। देखिए गाइस बिहार में जो उत्सवों त्योहारों एवं शुभ अवसरों पर स्थानीय संगीत का प्रचलन रहा है। आप सभी को पता है बिहार में जो है जितने भी उत्सव हैं त्यौहार हैं जो शुभ अवसर हैं गाइस, इन पर स्थानीय मतलब कि वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वहाँ जो है अपना संगीत का प्रचलन करते हैं, वो भी प्रचलन चलता आ रहा है अभी भी। चैता गाइस कहाँ का है, तो देखिए चैता जो है वो चैत माह में गाया जाने वाला लोकगीत है। देखिए जब चैत माह हिंदी का जो माह होता है गाइस चैत से ही स्टार्ट होती है। जब चैत आता है तो वहाँ पे जो गाने गाए जाते हैं, लोकगीत गाए जाते हैं, उनको हम लोग चैता नाम दे दिए हैं। फाग किसे कहते हैं गाइस, जो फागुन माह, देखिए हम लोगों को पता, आप लोगों को पता ही है गाइस, जो हम लोगों के हिंदू कैलेंडर में जो नाम होते हैं चैत जेठ आषाढ़ सावन भादो फागुन, है ना, तो पूस, तो उन्हीं के ऊपर ये है गाइस। देखिए फागुन माह में क्या होता है कि होली का अवसर आता है, फागुन आया रे फागुन फागुन, है ना, तो आप लोगों ने गाना सुना होगा। तो इसमें क्या होता है गाइस, इसमें ये होली का अवसर रहता है, इस पर गाया जाने वाला जो लोकगीत गाना रहता है उसको हम लोग फाग के नाम से जानते हैं, फाग, ठीक है। अब गाइस कजरी कब गाया जाता है, तो ये सावन के समय में, जैसा कि जो इन दिनों चल रहा है सावन, तो सावन के समय में जो युवतियाँ हैं इनके द्वारा जो भी लोकगीत गाया जाता है उस लोकगीत को हम लोग कजरी कहते हैं, ठीक है, कजरी। चलिए और क्या है गाइस, ये है आपका 12 मासा। इसमें गाइस इसमें वर्ष के प्रत्येक माह की विशेषताओं का गीत के द्वारा वर्णन किया जाता है। 12 मास मतलब देखिए एक साल में कितने 12 माह होते हैं ना, तो वही 12 मासा का नाम दिया गया है। इसमें जो है गाइस प्रत्येक माह की विशेषताओं का गीत के द्वारा वर्णन किया जाता है कि हर महीने में क्या क्या ज़्यादा, मतलब इसमें हर महीने की क्वालिटी बताई गई कि हर महीना अपने आप में इम्पॉर्टेंट है और उसकी किस मामले में वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है आपका जांच साड़ी। देखिए जांच साड़ी क्या है, यह एक महिलाओं के द्वारा चक्की
अथवा जांता। देखिए चक्की अथवा जांता वही चक्की का ही नाम है, जांता। जांत में जैसे कुछ भी गेहूँ है और चावल वगैरह जो भी दाल वगैरह बनाना है, तो वही जांत में जो चक्की टाइप में हाथ से चलाती थी महिलाएं, तो वही चीज़ है। उसका उपयोग करते समय जो गाना गाती थी महिलाएं, उसी को हम लोग जांत सारी नाम दे दिए गए हैं। जांत का मतलब हाथों से जो चक्की चलाई जाती थी, तो जब चक्की चला रहे साथ साथ में गाना भी गा रहे हैं। अब तो क्या है, अब तो चक्की वगैरह कोई सब कर ही नहीं सकता है, कोई भी महिलाएं। और तो अब ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा पुरानी हो गई हैं हमारी संस्कृति से। चलिए, नचारी क्या होता है गाइस? यह भगवान शिव की स्तुति में गाया जाता है, भगवान शंकर जी की स्तुति में गाया जाता है। यह प्रख्यात कवि जो विद्यापति थे, विद्यापति के गीतों का संकलन है। जो आपके प्रख्यात कवि थे विद्यापति गाइस, उनकी गीतों का ये संकलन है। और यह किसके ऊपर डिपेंड है? देखिए ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नचारी जो डांस है यह किस भगवान के ऊपर डेडिकेटेड है? तो भगवान शिव के ऊपर। चलिए, अगला पॉइंट है कि सोहर। गाइस, सोहर कब गाया जाता है? तो शिशुओं के जन्म पर महिलाओं के द्वारा गाया जाता है। जब किसी बालक या बालिका का जो जन्म होता है, किसी भी शिशु बच्चे का जो जन्म होता है, उस टाइम पे घरों में खुशियाँ होती हैं गाइस, और उसी खुशियों में जो गीत गाए जाते हैं उसी को क्या बोलते हैं? सोहर बोलते हैं, सोहर। चलिए, सुमंगली या लगनी क्या है गाइस? जैसा कि सुमंगल मतलब जो अच्छा मंगल होगा, या लगन वगैरह लग रहा है कि सिद्ध हो जाएगी, तब इसका नाम ऐसे ही पड़ा है ना। तो विवाह के शुभ अवसर पर महिलाओं के द्वारा सभी गाने, एक तो आपको सभी में महिलाओं के ही द्वारा गाया गया है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, जो सुमंगल है गाइस, अच्छा जब मंगल समय आया, लगन वगैरह हुई, जब लगनों का टाइम आता है, तो जो उस समय जो उस अवसर पे जो महिलाएं गीत गाती हैं गाइस, गाना गाती हैं, वह टाइम क्या कहलाता है? उसी को हम लोग सुमंगली या लगनी बोलते हैं। अब बटुहिया क्या है? कौन दिशा में लेके चला रे कौन दिशा में लेके चला रे बटुहिया, कौन दिशा में लेके चला रे बटुहिया रे, ठहर ठहर दिन जाएगा गुजर, गाड़ी हाकन दे। आप लोगों ने गाइस ये सुना होगा बटुहिया वर्ड। तो यह देशभक्ति से भरा गीत है, और यह गीत जो है ये श्री रघुवीर नारायण की रचना है। इसमें देखिए गाइस, इसमें क्या है, बटुहिया जो आपका वर्ड कहाँ से आया? यह देशभक्ति भरा एक तो गीत है, ठीक है, देशभक्ति भरा गीत है। और यह गीत जो है श्री रघुवीर नारायण की रचना है। इसकी रचना किसने की है? तो श्री रघुवीर नारायण जी ने की है। फिरंगिया क्या है गाइस? देखिए फिरंगिया है, यह देशभक्ति से भरा गीत है, और इसका प्रचलन जो है ये स्वतंत्रता आंदोलन के समय बहुत हुआ था। फिरंगिया, जैसे कि मारो फिरंगियों को, आपने ये सुना होगा, मारो फिरंगियों को, था नहीं? तो यह देशभक्ति से भरा गीत है गाइस यह भी, और यह इसका प्रचलन स्वतंत्रता आंदोलन के टाइम पे किया गया था। चलिए, पूर्वी क्या है गाइस? देखिए पूर्वी क्या है, इसमें विरहिणियाँ अपनी दयनीय स्थिति का वर्णन करती हैं। जो महिलाएं विरह का मतलब क्या हो गया? व्याकुल, मतलब व्याकुल क्या, विरह मतलब बिछड़ गई हैं किसी से, तो उन्हीं की याद में क्या होता है, ये पूर्वी गीत गाया जाता है। अपनी दयनीय कंडीशन को व्यक्त करती हैं, इन्हीं के बारे में जो गीत गाया जाता है गाइस, उसी को पूर्वी बोलते हैं। चलिए, अगला पॉइंट क्या है, हम लोग देखते हैं लोक नृत्य। अब बिहार में कौन कौन से कितने प्रकार के लोक नृत्य होते हैं? तो पहला लोक नृत्य आपका जोड़ीदार नृत्य, जोगीड़ा सारारा, इस टाइप का। जोगीड़ा में क्या होता है गाइस? होली के अवसर पे। देखिए आपने गाइस ये गाना सुना होगा, जोगीड़ा सारारा करके, कोई जोगीना झूम के ला दे ऐसे करके, नहीं गाइस? तो उसी पे उस होली के अवसर पे गाइस यह गाना गाया जाता है गांव की टोली के द्वारा, ठीक है। गांव में क्या टोली बना दी जाती है, उसी में यह गीत एवं नृत्य जो है गाया जाता है, बहुत ही अच्छा रहता है, आप लोगों ने देखा होगा। लौंडा नृत्य क्या है गाइस? देखिए लौंडा नृत्य क्या है गाइस? यह जो है यह शुभ अवसरों एवं त्योहारों में पुरुषों के द्वारा स्त्रियों का रूप धारण किया जाता है। देखिए गाइस, यही एक लौता ऐसा हमें लग रहा है कि डांस है जो पुरुषों के द्वारा किया जाता है। लौंडा नृत्य जिसमें नाम में ही छुपा है, लौंडा मीन्स लड़का, ठीक है। शुभ अवसरों पर क्या होता था, इसमें पुरुष जो है महिलाओं का रूप, मतलब कि साड़ी वगैरह पहन के, लहंगा चुनरी वगैरह पहन के पूरा स्त्री बन जाती थी, मेकअप वगैरह करके, और फिर वो डांस करती थी। एक्चुअल में क्या होता था गाइस, देखिए पुराने टाइम में क्या होता था, महिलाओं को मंच पे ला के डांस करवाना या कुछ भी एक्टिंग करवाना,
ये चीज़ अच्छी नहीं मानी जाती थी, है ना। तो उसमें क्या होता था, जो लड़के रहते थे वही किरदार जो है करते थे महिलाओं का। तो वहीं से ये चीज़ें निकल के आ रही हैं, वहीं से ये लौंडा डांस भी आया है जो आज भी चल रहा है। हालांकि इन लोगों को उतना सम्मान नहीं मिल पाया है। अभी पिछले साल इसके ऊपर एक मूवी भी बनी है। और चलिए फिर यही है आपका कि जो है ये शुभ अवसरों पर जो है गाइस, इसमें क्या होता है, जो मेल होते हैं वो फीमेल का रूप धारण करके डांस करते हैं, ठीक है। चलिए, और फिर क्या है गाइस, ये करिया झूमर नृत्य, जो करिया झूमर नृत्य गाइस या मिथिला क्षेत्र में प्रचलित स्थानीय नृत्य है। मिथिला क्षेत्र में इस प्रचलित स्थानीय ये लोकल डांस है। इसमें क्या है, इसमें लड़कियां समूह में गाती हैं। लड़कियां जो है वो अपना समूह बना लेती हैं और उसी में गाती हैं और डांस करती हैं। करिया झूमर नृत्य, ठीक है, करिया झूमर नृत्य है। जितनी भी करिया करिया लड़कियां हैं वो इसमें डांस करती हैं। चलिए, ऐसा नहीं है। चलिए गाइस, और इसमें क्या है कि झिझिया नृत्य क्या है। देखिए, झिझिया नृत्य क्या है, यह नृत्य जो है ग्रामीण लड़कियों मतलब कि गांव से जो लड़कियां रहती हैं और महिलाओं के द्वारा किया जाता है। अधिकतर सब काम गांव वाले ही करते हैं, हमें तो लग रहा है। ग्रामीण में जो भी महिलाएं होती हैं एक्चुअल में, चाहे लड़की हो चाहे वो महिलाएं हों, उन्हीं के द्वारा ये झिझिया डांस किया जाता है। और इसमें मुख्य लड़की अपने सर पर छिद्र वाला घड़ा रखती हैं। देखिए, जो लड़कियाँ होती हैं गाइस, लड़कियां क्या करती हैं, एक मटकी रखती हैं, मतलब एक घड़ा रखती हैं अपने सर पे जिसमें एक छेद होता है, और तथा इसके अंदर दीप जला कर रखती हैं, ठीक है। इसके अंदर एक दीप जला देती हैं। एक्चुअल में क्या होगा, अगर इसमें छेद नहीं होगा गाइस तो ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी जो दीपक जलाएंगी। जब ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी तो क्या होगा, दीपक बुझ जाएगा। इस वजह से उसमें एक छेद करके एक दीपक जला के वो लोग अपने सर पे रखती हैं और फिर क्या करती हैं, फिर गाइस डांस करती हैं। ये है तरीका। चलिए, अगला है कि सामा चकेवा क्या है गाइस। सामा चकेवा क्या है, यह कार्तिक माह में, कार्तिक माह समझ रहे हैं, दीपावली के टाइम में कार्तिक माह में लड़कियों एवं महिलाओं के द्वारा नाटक, जो नाट्य होता है मतलब डांस के रूप में किया जाता है। यह बहन भाई से संबंधित डांस है। यह जो आपका देखिए गाइस कार्तिक टाइम में होता है, जो कार्तिक माह में दीपावली के टाइम में। और यह सामा चकेवा होता है। इसमें क्या होता है, आपका भाई बहन के ऊपर यह डांस है। बढ़िया, वो लोग डांस करते हैं, लेकिन यह करता कौन है, इसमें भाई नहीं करते हैं, इसमें फीमेल ही करती हैं डांस। चलिए, अगला क्या है, डोमचक। ये डोमकच क्या है, डोमकच, डोमकच एक विवाह के अवसर पर बारात चले जाने के बाद घर की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। जब मतलब कि क्या होता है कि जब बारात चली जाती है गाइस, तो उसके बाद में जो घर की महिलाएं होती हैं उनके द्वारा यह सॉन्ग जो आपका डांस है, ये उनके द्वारा डांस एक किया जाता है। यह हास्य से परिहास से संबंधित नाट्य होता है। जब लड़के की बारात चली जाती है वहीं लड़की वालों के यहाँ गाइस, तो फिर क्या होता है, घर में क्या होता है, जो भी महिलाएं होती हैं वो अपना एक अलग ही अपना डांस वगैरह जो भी करती हैं हाथ से, मतलब हंसी मजाक वाला, तो उसको हम लोग डोमकच नाम देते हैं, डोमकच। अब ये जटनी क्या है, देखिए ये भी एक आपका डांस है, लोक डांस है। इसमें नाट्य के द्वारा जटनी के वैवाहिक जीवन का प्रदर्शन किया जाता है। इसमें गाइस क्या होता है, इसमें जो वैवाहिक जीवन होता है लोगों का, उनके ऊपर प्रदर्शन की कैसा वैवाहिक जीवन रहता है मेल का और फीमेल का। फीमेल जो लोग मतलब अनमैरिड होते हैं या अनमैरिड होते हैं उनको भी पता चलता है कि अच्छा शादी के बाद ये इतना ज़्यादा ऐसा होता है वैसा होता है। तो वैवाहिक जीवन के बारे में गाइस बताया जाता है इसमें, जो डांस के रूप में यही सारी चीज़ें बताई जाती हैं। विदेशिया क्या है, इसमें पुरुष तथा पुरुष द्वारा महिला रूप धारण कर, देखिए इसमें क्या होता है, जो पुरुष होता है वह पुरुष के द्वारा जो है वो महिला रूप धारण करती है। पुरुष मतलब महिला का रूप धारण कर नाटक प्रस्तुत किया जाता है। और क्या होता था, इसमें लौंडा नृत्य का नाट्य रूप होता है। वही चीज़ है, क्योंकि जब मेल एक फीमेल बन रही है तो क्या इस चीज़ हमने पढ़ी थी लौंडा डांस में, तो यह लौंडा नृत्य का ही एक रूप है गाइस, जिसे हम लोग विदेशिया भिखारी ठाकुर की कृति में यह डांस किया जाता है। इसका नाम विदेशिया रख दिया गया है, ठीक है उसी के टाइप में, लौंडा डांस के टाइप में। अब हम लोग देख लेते हैं बिहार के जो पर्व त्यौहार हैं गाइस, उनको आज हम लोग समझ लेते हैं। देखिए जो बसंत पंचमी आप सभी को पता है, बसंत पंचमी फरवरी माह में होती है। सरस्वती जी का पूजन होता है ना, पतंगबाजी होती है
गुजरात की पतंगबाजी आप सभी को पता ही है कितना ज़्यादा फेमस है। देखिए इसमें क्या है, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं बिहार की, तो बिहार में जो माघ शुक्ल है गाइस, पंचमी को, माघ शुक्ल की पंचमी को बसंत पंचमी कहते हैं, ठीक है, मनाया जाता है। यह छात्रों के बीच जो सरस्वती पूजा है, माता जो सरस्वती हैं उनकी पूजा वगैरह की जाती है गाइस इसमें, ठीक है। चलिए रामनवमी क्या है, ये भगवान राम के ऊपर है, और भगवान राम के जन्मोत्सव पर चैत माह में जब भगवान राम का जन्म होता है, कब होता है, चैत मास में शुक्ल पक्ष के नवमी को राम नवमी मनाया जाता है, ठीक है। शुक्ल पक्ष के जो नवमी होती है चैत माह की गाइस, चैत माह स्टार्ट ही होता है नए साल से, और उसी में जो शुक्ल पक्ष, देखिए दो पक्ष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष होता है, कृष्ण पक्ष होता है। एक महीने में कितने पक्ष होते हैं, एक माह में गाइस दो पक्ष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष एक कृष्ण पक्ष। तो जो शुक्ल पक्ष होता है उसकी नवमी जो तिथि होती है, एक पक्ष में 15 तक ही जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। चलिए, और तो इसी में गाइस क्या होता है, जो रामनवमी शुक्ल पक्ष की होती है उसी में हम लोग रामनवमी मनाते हैं, और इस अवसर पर रामायण का पाठ किया जाता है एवं झांकियाँ भी निकाली जाती हैं। चलिए होली, होली तो आप सभी को पता है, फाल्गुन माह की पूर्णिमा को यह त्यौहार बड़ी धूमधाम से रंग गुलाल के साथ में मनाया जाता है। शिवरात्रि भगवान शंकर जी और माता पार्वती का क्या हुआ था इसमें गाइस, इनकी मैरिज हुई थी, विवाह हुआ था, इसी के अवसर पर यह हर साल मनाया जाता है शिवरात्रि। रक्षाबंधन क्या है, तो श्रावण माह की जो पूर्णिमा होती है गाइस, श्रावण माह की जो पूर्णिमा को यह त्यौहार मनाया जाता है। इसमें भाई बहन की कलाई पर राखी बांधती हैं, ठीक है, तथा अपने रक्षा का वचन लेती हैं कि भाई मेरी रक्षा करेगा ज़िंदगी भर। तीज क्या है गाइस, तो यह व्रत जो है सुहागिन महिलाएं रखती हैं अपने पति की लंबी उम्र के लिए। करवा चौथ भी होता है और कजरी तीज भी होता है, इसमें ये भी इसमें क्या होता है गाइस, कजरी तीज में इसमें पानी नहीं पिया जाता है, ना पूरा दिन और पूरी रात भी नहीं पिया जाता है, अगले दिन सुबह पूजा करके तब पिया जाता है। और करवा चौथ में तो शाम को जो है आप पानी पी के व्रत अपना तोड़ सकते हैं, और अपने पति की लंबी उम्र के लिए किया जाता है। और इसमें जो है महिलाएं कठोर उपवास करती हैं, बहुत ही हार्ड होता है ये, बिल्कुल भी ये समझ लीजिए 24 घंटे तक बिल्कुल कुछ नहीं खाना पीना, पानी तक नहीं पिया जाता। जन्माष्टमी क्या है गाइस, देखिए भगवान श्री कृष्ण के जन्म के अवसर पर यह त्यौहार भाद्र मास की अष्टमी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो भाद्र मास की अष्टमी को मनाया जाता है। और विजयदशमी क्या है गाइस, विजयदशमी हम लोग समझ लेते हैं, जो अश्विनी माह की 10वीं तिथि को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में इसे मनाया जाता है, ठीक है। इस दिन जो है रावण का पुतला दहन किया जाता है विजयादशमी को, आप सभी को पता है। दीपावली क्या है, ये भी आप सभी को पता है। दीपावली कार्तिक माह की अमावस्या को यह त्यौहार मनाया जाता है, और यह भगवान राम के द्वारा रावण का वध कर अयोध्या लौटने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है दीपावली को, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को पता है। अब बात कर ली जाए गोवर्धन पूजा, तो गोवर्धन पूजा की अगर बात कर लें हम लोग, तो गोवर्धन पूजा जो है गाइस, यह दीपावली के अगले दिवस पर, ठीक है, जो दीपावली होती है उसके अगले दिवस पर जो है यह त्यौहार मनाया जाता है। और क्या होता है गाइस, देखिए, और साथ ही साथ इस दिन जो है घर में गाय बैल आदि पशुओं की पूजा भी की जाती है। चलिए छठ पूजा क्या है गाइस, देखिए छठ पूजा भी आपका बहुत ही ज़्यादा, देखिए यह तो बिहार का सबसे प्रमुख त्यौहार है छठ पूजा, बहुत ही ज़्यादा बिहार के लोग जो हैं गाइस इसका बहुत ही ज़्यादा मान्यता है। छठ पूजा में क्या होता है गाइस, कार्तिक माह की जो 5वीं एवं छठी तिथि होती है गाइस, उस दिन को यह त्यौहार मनाया जाता है। और इस अवसर पर व्रती उपवास में रहकर सूर्य भगवान को क्या जल की पूजा करती हैं। देखिए इसमें क्या होता है गाइस, इसमें जो है शाम को पूरा ये लोग अपना पूजा पाठ के लिए तैयार हो जाते हैं, रेडी हो जाते हैं, और पूरी रात गाइस ये लोग जो अपना व्रत रखते हैं, और अगले दिन जब सूर्य उदय होता है गाइस, तब अपना जल जो है उसमें जल को समर्पित करते हैं भगवान सूर्य को, तब जाके ये जो व्रत है गाइस अपना पूर्ण करते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा बिहार का फेमस त्यौहार है छठ पूजा। ये कब मनाया जाता है, तो कार्तिक माह में ये भी मनाया जाता है, ठीक है, जब दीपावली का टाइम होता है तभी ये छठ पूजा मनाया जाता है। चलिए, और है गुरु गोविंद सिंह जयंती, तो अगर बात कर ली जाए गुरु गोविंद सिंह जयंती की, तो सिखों के 10वें गुरु, देखिए हाँ सिख में कितने गुरु हुए हैं गाइस, तो 10 ही हुए हैं। और 10वें गुरु कौन थे, तो श्री गोविंद जी हैं, ठीक है। 10वें गुरु कौन है, श्री गोविंद जी हैं। इन्हीं के जन्म दिवस पर शोभा यात्रा निकलती है,
और उसी दिन किस दिन निकलती है, जब गुरु गोविंद सिंह की जयंती होती है उस दिन एक शोभा यात्रा निकलती है, और गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थान पटना बिहार में ही है। ठीक है। महावीर जयंती, तो पहले गुरु कौन थे, तो गुरु नानक जी थे। चलिए 10वें गुरु कौन थे, तो आपके गुरु गोविंद जी थे। 9वें गुरु कौन थे, तो गुरु तेग बहादुर। चलिए महावीर स्वामी जयंती जो है गाइस, तो जैन धर्म के जो 24वें तीर्थकर, इसमें कितने तीर्थकर हुए हैं, इसमें 24 तीर्थकर हुए हैं। ठीक है। पहले कौन थे, ऋषभ देव थे, पता होना चाहिए। 24वें तीर्थकर कौन थे गाइस, तो भगवान महावीर स्वामी के जन्म के अवसर पर चैत्र माह में मनाया जाता है। ठीक है। 24वें तीर्थकर कौन थे, महावीर स्वामी जी के जन्मदिन हुआ था, बर्थडे हुआ था, तो कब हुआ था, चैत्र माह में हुआ था। उस दिन जो है महावीर जयंती हम लोग मनाते हैं। बुद्ध जयंती कब मनाई जाती है गाइस, तो यह वैशाख पूर्णिमा को भगवान बुद्ध के जन्म के अवसर पर बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है। अब हम लोग बात कर लें गाइस मेले की। तो जो मेले लगते हैं, देखिए एक तो आपका हो गया हरिहर क्षेत्र मेला। ये कहाँ पे लगता है, जो हरिहर क्षेत्र का मेला होता है, ये एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। देखिए जो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है, सोनपुर में लगता है। इसको सोनपुर का मेला तो जानते हैं, इसको हम लोग खासकर हरिहर मेला के भी नाम से जानते हैं। यह गाइस गंडक नदी के किनारे आयोजित होता है। यह कहाँ आयोजित होता है, तो यह जो है सोनपुर में आयोजित होता है। और सोनपुर में कौन सी नदी है, गंडक नदी है, तो वहीं पे आयोजित होता है। स्थानीय स्तर पर यह जो है यह सोनपुर मेला के नाम से प्रसिद्ध है। हम लोग इसको हरिहर मेला के नाम से कम जानते हैं, जबकि सोनपुर क्षेत्र के में सोनपुर मेला के नाम से अधिक जानते हैं। अब है कि कार्तिक पूर्णिमा मेला। देखिए यह कार्तिक पूर्णिमा के दिन सोनपुर में गंगा स्नान के रूप में लगता है, और इस दिन लोग गंगा स्नान कर हरिहर नाथ की पूजा करते हैं। इसी वजह से हरिहर क्षेत्र का मेला फेमस है। भगवान हरिहर नाथ की पूजा करते हैं गंगा स्नान के बाद में, और इसी दिन से सोनपुर मेला एक माह के लिए प्रारंभ हो जाता है। तो अगर पूछा जाए कि सोनपुर मेला कितने दिनों तक चलता है, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन या फिर 1 माह, तो 1 माह के लिए गाइस, पूरा 1 माह के लिए चलता है। अब बात कर ली जाए वैशाली का मेला। तो वैशाली का मेला जो है, ये महावीर की जन्मस्थली में चैत्र माह से वैशाली मेले का आयोजन किया जाता है। जानकी मेला, देखिए जानकी मेला सीतागढ़ी जो है, सीतामढ़ी नहीं, सीतागढ़ी में सीता माता की जन्मस्थली, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा भी यहाँ पे ही बनाई जा रही है ना, माता सीता की। तो माता सीता की जन्मस्थली है। और चैत्र माह में क्या होता है, जानकी मेला के नाम से यहाँ पे एक मेला लगता है, आयोजन किया जाता है, उसी को हम लोग जानकी मेला के नाम से जानते हैं। सौराष्ट्र मेला क्या है गाइस, तो मिथिलांचल जो कि मधुबनी के नाम से फेमस है, इसमें गाइस शादी विवाह को सुगम बनाने के लिए इस मेले का आयोजन किया जाता है। यह मेला जो है प्रतिवर्ष श्रेष्ठ एवं ज्येष्ठ है, ज्येष्ठ और आषाढ़, जैसे जेठ आषाढ़ नहीं होता, वही प्रतिवर्ष जेठ या फिर आषाढ़ माह में लगता है। और इसमें जो है पिता एवं पुत्री के योग्य वर को चुनते हैं। जो पिता है अपनी पुत्री के लिए योग्य वर का मतलब दूल्हे को चुनते हैं सौराष्ट्र मेला में। और पितृपक्ष मेला क्या है, देखिए प्रत्येक वर्ष जो सितंबर अक्टूबर माह आता है गाइस, इसका आयोजन किया जाता है। किसका, तो पितृपक्ष मेला का। इस मेले में जो हिंदू धर्म के लोग हैं, अपने पूर्वजों के मोक्ष के लिए फल्गु नदी के तट पर पिंडदान देते हैं। फल्गु नदी कहाँ है बताइएगा, फल्गु नदी पे तो देते हैं, अभी है कहाँ, तो ये आपका कहाँ पे, ये गाइस गया में है, फल्गु नदी गया में। यहीं पे भी एक अभी हाल ही में रबर डैम बना है। कौन सा, रबर डैम बना है यहीं पे ही। चलिए मंदार मेला क्या है, देखिए अगर बात कर ली जाए मंदार मेला की, तो बांका जिले में मंदार पहाड़ी पर प्रत्येक वर्ष मकर संक्रांति के अवसर पर मंदार मेला लगता है। मलमास मेला, देखिए मलमास मेला क्या है गाइस, देखिए राजगीर में जो मलमास माह में जैसे कि इन दिनों चल रहा था मलमास माह, जो एक्स्ट्रा माह होता है उसी को हम लोग मलमास बोलते हैं। तो मलमास माह में जैसे कि इस बार डबल सावन है, तो मतलब कि जो डबल हो गया ना, तो क्यों हुआ, मलमास की वजह से हुआ गाइस, जिसको हम लोग मलमास नाम कहते हैं। जो चीज़ डबल माह हो जाता है उसका नाम होता है मलमास। और इसमें क्या होता है, लाखों भक्त गर्म पानी के झरने में स्नान करते हैं एवं पूजा अर्चन करते हैं गाइस। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं, कहाँ पे करते हैं, राजगीर में।
तो गाइस ये था अपना सेशन, कंप्लीट हो गया, पूरा का पूरा टॉपिक हमने कंप्लीट करवा दिया। तो कैसा लगा सेशन? अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक गाइस, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।